नो वॉइस। ऑडियो क्लियर है? हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर क्लियर है? यस बोलिए। ऑडियो नहीं आ रही है क्या कुछ? बढ़िया से। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस लिख दीजिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं वही लेक्चर 2 एनसीईआरटी बायोलॉजी का। आज का हमारा दूसरा लेक्चर इकोलॉजी का ही, इकोलॉजी से ही एक और लेक्चर। कल तक की अपनी कहानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस की स्टार्ट हुई थी। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़िए। प्रणाम सभी को, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। जुड़ रहे हैं सब लोग, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं सभी लोग, जुड़ रहे हैं। सभी को प्रणाम प्रणाम। ठीक है, कल अपनी कहानी यहां तक की हो गई थी। अपन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एनसीईआरटी दो चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है, एक वाई टाइप क्वेश्चन में, एक हाउ टाइप क्वेश्चन में। जैसे कि वहां पर एनसीईआरटी बुलबुल का एग्जाम्पल दी, पूछती है बुलबुल क्यों गाती है, वाई बुलबुल सिंग्स एंड हाउ बुलबुल सिंग्स। उसके बाद फिर हम डेफिनेशन पढ़े अपनी इकोलॉजी की। हमने डेफिनेशन बताया कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्शन, खुद के साथ में इंटरैक्शन, और एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स के साथ में इंटरैक्शन, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बताती है, इसकी स्टडी इकोलॉजी बताती है। मैंने आपको बताया था कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये इंडिविजुअल है, कोई सिंगल स्पीशी का ये इंडिविजुअल है, ये आपस में इंटरैक्ट करेगा, ये आपस में इंटरैक्ट करेगा। फिर मैंने कहा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपने ही स्पीशी का, सिंगल स्पीशी का जब नंबर का, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ेगा तो कई सारे इंडिविजुअल्स आएंगे। कई सारे इंडिविजुअल एक ग्रुप में आ गए, इस ग्रुप को हमने कहा पॉपुलेशन है। उसके बाद इस पॉपुलेशन का आपस में इंटरैक्शन, इस पॉपुलेशन का आपस में इंटरैक्शन, इस पॉपुलेशन का आपस में इंटरैक्शन। अब नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ी, पहले नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े, एक ही स्पीशी थी, सिंगल स्पीशी, इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े। अब नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ी, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेगी तो कोई पी स्पीशी, कोई क्यू स्पीशी आई, कोई एन स्पीशी, कोई एम स्पीशी आई, और ये मिलकर के साथ में सारे आ गए ए बी सी डी ई एफ। ये क्या मैंने बताया आपको, कम्युनिटी बन गई। इनका आपस में इंटरैक्शन, ये सभी इंटरैक्शन मिलाकर के क्या है, इकोलॉजी। क्या है, इकोलॉजी। क्या है, इकोलॉजी। मतलब पहले एक इंडिविजुअल था, ऑर्गेनिज्म था, उस इंडिविजुअल के, उस ऑर्गेनिज्म की नंबर बढ़े, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हुए, बढ़े। नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हुए, बढ़े। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़े, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ने के बाद एक ग्रुप बना, उस ग्रुप को क्या बोले, पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़े हैं, स्पीशी एक ही स्पीशी का है पॉपुलेशन में। उसके बाद नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ी, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ी तो क्या हुआ, कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी। इस लेवल पर मैं बताया कि इस लेवल पर जो इंटरैक्शन है की स्टडी है, इस लेवल पे जो स्टडी है किसकी, इंटरैक्शन की, इस लेवल पर जो इंटरैक्शन की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल
इकोलॉजी। इस लेवल पर क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इस लेवल पर जो इकोलॉजी है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसके आगे इस लेवल पर जो यहां पर जो एक इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन के लेवल को क्या बोलेंगे? कम्युनिटी इकोलॉजी। कहने का मतलब, जब ऑर्गेनिज्म के आपस में इंटरेक्शन की स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट में प्रेजेंट बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, वो जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को बोलेंगे फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन। फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन का मतलब ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ में, फॉर इट सर्वाइवल, अडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। यहां पर जो इकोलॉजी है, पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एबायोटिक बायोटिक के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में, ये कौन सी इकोलॉजी? पॉपुलेशन। कम्युनिटी पर इंटरेक्शन हो रहा है, ये कम्युनिटी अलग अलग बना करके इसके बाद ग्रुप जो बनेगा इकोसिस्टम्स का, उसके बाद बायोम्स आएंगे, यहां पर कौन सी इकोलॉजी की स्टडी करेंगे? इस लेवल पर कम्युनिटी इकोलॉजी की स्टडी करेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी की स्टडी करेंगे। यहां तक अपनी बातें कल जो हैं हो गई थी, यहां तक की सारी बातें हो गई थी कि ऑर्गेनिज्म की और कैसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। आगे एनसीईआरटी में बढ़ते हैं। आज अपने को शुरू करना था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तक की एनसीईआरटी में पढ़ भी लिया था कल, आज इसके आगे की एनसीईआरटी को रीड करेंगे। पॉपुलेशन, आज हमको पढ़ना है पॉपुलेशंस। सबसे पहले पॉपुलेशन है क्या? पॉपुलेशन होता क्या है? एक ऑर्गेनिज्म था, एक इंडिविजुअल था, उस ऑर्गेनिज्म ने अपने इंडिविजुअल की नंबर बढ़ा करके एक ग्रुप बना दिया। जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मैं एक पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, तो अलग अलग इंडिविजुअल्स थे, मैं उन अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास में जाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया चलिए ऐसा करते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग को एक पॉपुलेशन में जो है मैं रखना चाहता हूं। कहे ठीक है। मैंने कल आपको बताई 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? सर्वाइवल। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? रिप्रोडक्शन। इकोलॉजिस्ट को सिर्फ इन 2 चीजों से मतलब है, ऑर्गेनिज्म एक सरवाइव कर जाए और एक रिप्रोड्यूस कर जाए। तो मैंने कहा हम एक कॉलोनी बनाएंगे, एक पॉपुलेशन, एक ग्रुप बना रहे हैं। सभी इंडिविजुअल के पास में मैं गया और उनसे कहा कि चलिए आइए, जो है आप एक ही स्पीशी के थे, मान लीजिए सभी ह्यूमन बींग्स थे, तो कोई यहाँ मड़ई टाटी डाला था, घर बनाया था उधर। मैंने कहा चलिए आइए एक घर बना करके सब एक साथ में रहते हैं। 2 प्रश्न वहां पर होगा। पहला प्रश्न क्या होगा सर? पहला प्रश्न ये होगा, रहेंगे कहां पर? मैं बोलूंगा ठीक है, आपको एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया दूंगा, आइए चलिए। बोले ठीक है, वेल डिफाइंड एरिया दे देंगे, खाएंगे क्या? हम कहे ठीक है, जो सभी लोग खाएंगे, सिमिलर रिसोर्स सभी को दूंगा, या तो आप शेयर कर लीजिएगा या कंपीट कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने कहा आइए, आप लोग ऐसे अलग अलग रह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आइए एक साथ में पॉपुलेशन बनाते हैं। 2 कंडीशन उन लोगों ने पूछी। मैंने कहा एक चीज क्या करूंगा, आपको एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में this group will have a well defined geographical area। मैं बोला एक ग्रुप बनाऊंगा, उसको वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया दूंगा। ऑर्गेनिज्म से मैं बात कर रहा हूं कि आइए पॉपुलेशन बनाते हैं। सिंगल स्पीशी का ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीशी का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको बोला हम ग्रुप बनाते हैं। एक बोलेंगे वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, एक तो बोलेंगे दिस ग्रुप हैव वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर एंड compete for similar
resources. Share and compete for similar resources. Share and compete for similar resources. एक ग्रुप है जिसके पास वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया है, शेयर एंड कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेस कर रहा है, एक ही रिसोर्सेस को शेयर कर रहा है या कंपीट कर रहा है, साथ में क्या है, पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रहा है, पोटेंशियली इंटरब्रीड करे। ये सारे मिलकर के क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, पॉपुलेशन। ये सारे मिलकर क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सोनाली सिंह जी, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। अनुराधा जी, सर्वाइवल रिप्रोडक्शन। खातिजा जी, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, आ रहा है, समझ में आ रहा है? पॉपुलेशन को बता रहे हैं, पॉपुलेशन स्टार्ट किया है एनसीईआरटी से हेडिंग में, और पॉपुलेशन में मैं बता रहा हूं कि पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट कर कौन कौन रहा है। सिंगल स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं, एक ग्रुप में रह रहे हैं, उस ग्रुप के पास वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया है, दे विल शेयर एंड कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेस और पोटेंशियली इंटरब्रीड, पोटेंशियली इंटरब्रीड। ऑल दीज टुगेदर, क्लियर है, क्लियर है? ऑल दीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, रेयरली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स फाउंड, मोस्टली दे लिव इन अ ग्रुप, मोस्टली दे लिव इन अ ग्रुप। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी में एक, हाँ ठीक है, ठीक है, आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है। गुड आफ्टरनून सर, यस सर, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी थोड़ा सा मजा स्टार्ट होगा, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, बस पॉपुलेशन स्टार्ट किया है, अभी मजा आएगा। मैं बोल रहा हूं कि रेयरली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स फाउंड, मोस्टली दे लिव इन अ ग्रुप। और जो सारे ग्रुप की चर्चा की, सेम स्पीशीज के वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया के, वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में सिमिलर रिसोर्सेस और पोटेंशियली इंटरब्रीड, पोटेंशियली इंटरब्रीड, सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। ये सभी मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। क्यों पॉपुलेशन बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ही रख लेते, क्यों पॉपुलेशन बना रहे हैं? ऑर्गेनिज्म ही में रह लेते, क्या दिक्कत थी, बताइए बताइए। पॉपुलेशन बनाने की जरूरत क्यों हुई, क्यों हम पॉपुलेशन बना रहे हैं? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, पॉपुलेशन बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है अपने को? इंटरैक्शन एक रहे अपना, मैं आपके साथ लगातार इंटरैक्ट करूं, और कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप लगातार, कोई भी डाउट हो गया, कुछ भी हो गया, लगातार कोई डाउट है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए, मुझे पता चले कि हाँ ठीक है, लोग यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। निष्ठा पांडे जी का देखिए आया है आंसर, डाइवर्सिटी के लिए। मैंने कहा पॉपुलेशन क्यों बना रहे हैं, डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। क्यों बना रहे हैं समझेंगे। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स डज नॉट हैव एट्रीब्यूट्स, ऑर्गेनिजम्स के पास एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के पास एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनिजम्स डज नॉट हैव एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, फीचर्स कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए। ऑर्गेनिजम्स के पास कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, वेयर एज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हैज एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन हैज एट्रीब्यूट्स। सुनिए, जैसे मैं हूं इंडिविजुअल लेवल पर एक हूं, अब मुझे, मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स कैसे,
एक अगर मुझे बताना होगा, आप बोल देंगे कि ठीक है 6 फुट के करीब हैं, साफ रंग के हैं, छोटे छोटे बाल हैं, पीला कलर का टी शर्ट पहने हैं। आप डिफरेंशिएट कर लिए मुझे, आप क्या कर लिए, डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंसेस हो गए, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट कर लिए। ऑर्गेनिज्म लेवल पर ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है। यहां पर हम पढ़ते हैं या तो बर्थ या क्या पढ़ते हैं, डेथ। यहां पे या तो बर्थ पढ़ेंगे या डेथ पढ़ेंगे, लेकिन पॉपुलेशन के पास एट्रीब्यूट्स हैं, इसके पास फीचर्स हैं, इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से फीचर हैं, इसके पास 5 फीचर हैं। पहला क्या है, बर्थ रेट। पहला क्या है, बर्थ रेट। दूसरा क्या है, डेथ रेट। दूसरा क्या है, डेथ रेट। तीसरा क्या है, सेक्स रेशियो। तीसरा क्या है, सेक्स रेशियो। चौथा क्या है, चौथा क्या है, एज पिरामिड, एज पिरामिड। और पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑर्गेनिज्म के पास में, ऑर्गेनिज्म के पास में कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनिज्म के पास में कोई एट्रीब्यूट नहीं है। पॉपुलेशन लेवल पर जब हम पढ़ते हैं, मैंने कहा क्यों पॉपुलेशन बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि इकोलॉजिकल स्टडीज अपने को करनी है, वेरियस चीजों के रेट को डिटरमाइन करना है, जो कि हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म लेवल पर एक तो हमको बर्थ मिलती है, एक डेथ मिलती है, किसी भी प्रकार की इकोलॉजिकल स्टडी हो ही नहीं सकती। तो इकोलॉजिकल स्टडी को बढ़ाने के लिए और चीजों को, इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए पॉपुलेशन लेवल पर आना पड़ा। इसके पास एट्रीब्यूट देखने के पड़े। एक क्या आया, एक पहला एट्रीब्यूट क्या है, इसके पास बर्थ रेट है। दूसरा क्या है, डेथ रेट है। तीसरा क्या है, सेक्स रेशियो है। फिर एज पिरामिड है। और पांचवा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। निशा जी बता रही हैं, लकी गौतम जी बता रहे हैं बर्थ डेथ। स्वाति यादव जी का भी आंसर आ रहा है, जानकी राजपूत जी भी आंसर दे रही हैं, सुची मिश्रा जी आंसर दे रही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिज्म के पास में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं, ऑर्गेनिज्म के पास में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं। पॉपुलेशन के पास क्या एट्रीब्यूट्स, ये 5 एट्रीब्यूट्स पॉपुलेशन के पास में आए। अब इन अलग अलग एट्रीब्यूट्स को पढ़ते समझते हैं कैसे। पहला बर्थ रेट, पहला बर्थ रेट। और इसको डिटरमाइन करने के लिए एनसीईआरटी एक एग्जांपल देती है। एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाते हैं। हमने कहा इन अ पॉन्ड, इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड में, पॉन्ड मतलब तालाब में, ठीक है, ठीक है, एक पॉन्ड में, एक तालाब में 20 लोटस, 20 लोटस लास्ट ईयर थे। पिछले साल एक तालाब था, एक तालाब में 20 लोटस पिछले साल में थे। अब क्या होता है कि 8 नए लोटस, क्या हो रहा है, 8 नए लोटस, न्यू लोटस वाया रिप्रोडक्शन, वाया रिप्रोडक्शन ऐड हो गए। ठीक है, एक पॉन्ड था, पॉन्ड में पहले क्या थे, एक पॉन्ड था, उसमें 200 लोटस पिछली साल थे। ठीक है, 8 लोटस, 8 नए लोटस क्या हो गए, ऐड हो गए वाया रिप्रोडक्शन। हमसे कहता है आप बर्थ रेट बता दीजिए, हमसे कहता है आप बर्थ रेट बता दीजिए, आप बर्थ रेट को डिटरमाइन कर दीजिए। बर्थ रेट निकालने का एक सबसे आसान तरीका, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, हमसे कहा गया आप बर्थ रेट डिटरमाइन कर दीजिए। एक पॉन्ड है, पॉन्ड में स्टडी चल रही है, पिछली बार 20 लोटस थे, 8 नए लोटस रिप्रोडक्शन के थ्रू ऐड हुए, 8 नए लोटस रिप्रोडक्शन के थ्रू ऐड हुए। हम कहेंगे, हमसे पूछा गया बर्थ रेट बता दीजिए। बर्थ रेट का मैंने एक फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि ऐड कितने हुए हैं, 8 ऐड हुए हैं, पहले कितनी थी, 20 थी। ये कितना आंसर निकल करके आएगा, कितना निकल करके आएगा, कितना निकल करके आएगा, आंसर दे रहे हैं 0.4। देखिए, वेरी नाइस। सुची मिश्रा जी 28 लोटस, अनुराधा जी 20, गरिमा जी का देखिए 0.4, 0.4, खातिया जी का 0.4। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, निखिल गुप्ता जी, सुची मिश्रा जी, निष्ठा पांडे जी, लकी गौतम जी,
कमेंट सेक्शन एकदम खुला है, कमेंट सेक्शन एकदम खुला है, कोई डाउट आपको हो तुरंत आप मुझे इन्फॉर्म करिए। यहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन यानी 8/20, ये कितना निकल करके आएगा 0.4 लोटस, 0.4 लोटस। लेकिन अब यहां से थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, बर्थ रेट क्योंकि बात कर रहे हैं तो यहां क्या लिखेंगे 0.4 पर लोटस पर ईयर, पर लोटस पर ईयर। हम क्या बोलेंगे, बर्थ रेट क्या यहां निकलेगा 0.4 पर लोटस पर ईयर। हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं। पहला एट्रीब्यूट बर्थ रेट एनसीईआरटी पढ़ाती है, एग्जांपल एक पॉन्ड का देती है, 20 लोटस पिछले साल थे, 20 लोटस पिछले साल थे, 8 नए लोटस वाया रिप्रोडक्शन ऐड हुए हैं, बर्थ रेट हमसे पूछेगा बता दीजिए, बिल्कुल बता दिया जाएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जो ऐड हुए पॉपुलेशन में उसको ऊपर रख लीजिए, जो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी थी उसको नीचे रख लीजिए, 8/20 आ गया, 8 नए ऐड हुए थे, 20 पहले से थे, ये क्या हो जाएगा 0.4 पर लोटस पर ईयर, 0.4 पर लोटस पर ईयर, 0.4 पर लोटस पर ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट डेथ रेट, दूसरा एट्रीब्यूट डेथ रेट, दूसरा एट्रीब्यूट डेथ रेट। ठीक है, हम डेथ रेट को डिटरमाइन करते हैं। एनसीईआरटी कहती इन अ लैब, एक लैब की बात कर रही है, उस लैब में है कौन, फ्रूट फ्लाइज। कौन है, फ्रूट फ्लाइज। एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक लैब है, क्या है, लैब है। लैब में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, फ्रूट फ्लाइज। कहता है पिछली साल 40 फ्रूट फ्लाइज थी, पिछली साल 40 फ्रूट फ्लाइज थी, पिछली साल 40 फ्रूट फ्लाइज थी। एक वीक के अंदर, एक वीक के अंदर, विद इन अ वीक, विद इन अ वीक 4 फ्रूट फ्लाइज, 4 फ्रूट फ्लाइज डाइड। कहता भैया हमारा एक लैब है, एनसीईआरटी बोलती है आपसे हमारा एक लैब है, उस लैब में क्या है 40 फ्रूट फ्लाई थी। ठीक है, अगर ठीक है, 4 फ्लू एक हफ्ते के अंदर 4 मर गई, 40 फ्रूट फ्लाई थी, 4 क्या हो गई, मर गई। कह रहा है हमसे डिटरमाइन कर दीजिए आप डेथ रेट। क्या कह रहा है, डिटरमाइन कर दीजिए डेथ रेट। क्या कह रहा है, डिटरमाइन, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला लोग कह रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में फ्रूट फ्लाइज लिखा है, फ्रूट फ्लाइज, एनसीईआरटी में लाइन लिखी फ्रूट फ्लाइज। क्या है, एक लैब में फ्रूट फ्लाइज की चर्चा किए हैं। किसकी चर्चा किए हैं, फ्रूट फ्लाइज की चर्चा किए हैं। पहले 40 थी, 4 मर गई, 4 मर गई। डेथ रेट बता दीजिए, डेथ रेट बता दीजिए, डेथ रेट बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड अपॉन इनिशियल, अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी बता देंगे। इनके पास एक लैब था एनसीईआरटी वालों के पास, 40 ठो में फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 4 क्या हो गया, मर गई, 4 क्या हो गया, मर गई। हमसे कहे डेथ रेट बता दीजिए। अच्छा चलिए 4 मरी हैं, दुख तो बहुत है, लेकिन डेथ रेट हमसे निकालना सिखवा लीजिए इसी बहाने। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने डाइड हैं और इनिशियल पॉपुलेशन में 0.1, 0.1, 0.1, एनसीईआरटी सभी की तैयार है और मजबूत कर रहे हैं। 0.1 कैसे होगा, नंबर ऑफ कितने मर गए, 4, कितने थे 40, इज इक्वल्स टू 0.1 फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई पर वीक। ठीक है, कितना डेथ रेट निकलेगा 4/40, 0.1 पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ये जो पर फ्रूट फ्लाई पर वीक है इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की अपनी कहानी। हमने कहा कि इसको, ये जो पॉपुलेशन करें इसकी गिनती की जाए। पॉपुलेशन चर्चा जो हो रही है, पॉपुलेशन की चर्चा की, अब गिनती की जाए, पॉपुलेशन को गिना जाए, कितनी पॉपुलेशन है, कितने इंडिविजुअल्स हैं, गिना जाए। तो एक टर्म एनसीईआरटी में लिखा है कि टेक्निकली, टेक्निकली साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेक्निकली साइज ऑफ पॉपुलेशन इज called population density, population density and designated
designated as कैपिटल N। ठीक है। टेक्निकली एनसीईआरटी बोलती है कि जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि अब हम गिनने के मूड में हैं, तो बोलती है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन है इज आल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है टेक्निकली इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। इसको कैपिटल एन से डिजाइन करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन से डिजाइन करेंगे। ठीक है, डिजाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे गिने पॉपुलेशन डेंसिटी को, कैसे मेजर किया जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाए, मन में क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी आपसे कहती है गिन लीजिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर क्या है, जाइए 1 2 3 4 5 गिन लीजिए। मोस्ट एप्रोप्रिएट, एनसीईआरटी बोलती है कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू मेजर अ पॉपुलेशन इज काउंटिंग, बट उसके बाद कहती है बट इट इज नॉट द ओनली मेथड। वाई? व्हेन काउंटिंग इज इट डन। उस केस में तो हम गिन लेंगे जाकर के पॉपुलेशन की, ठीक है ये है वो है ऐसे है, ठीक है इतने इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन कहीं पर मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनाज हैं, किसी एक पॉन्ड में मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनाज हैं, कैसे आप उनकी पॉपुलेशन को गिनेंगे? कैसे आप उनकी पॉपुलेशन को गिनेंगे? असंभव सा काम है। क्यों? एक तो इम्पॉसिबल है, मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास को जाकर के गिना जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा क्या है? वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इम्पॉसिबल, टाइम कंज्यूमिंग। ऑप्शन आ गया कि नहीं ठीक है इसको हटाइए, ये नहीं करेंगे। हम क्या क्या करेंगे, हमने उसमें फिर मेजर बताया कि पहला आपका जो है तरीका क्या आप कर लीजिए कि एक आप मेथड ऐसा निकालिए कि हाँ पॉपुलेशन डेंसिटी मत निकालिए, आप रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकालिए। इकोलॉजिस्ट हमसे कहे कि आप रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकालिए। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि जहां पर आप खुद जाके पॉपुलेशन को नहीं देख पा रहे हैं, या कई सारे इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड में कई सारी फिशेज हैं, एक बार हमने जाल फेंक दिया, उस जाल में जितनी मछलियां आ गई अपने पास, उन मछलियों के अलग अलग स्पीशीज की होंगी, वो मछलियां भी उनमें भी कुछ अलग अलग स्पीशीज होंगी, आप गिन लीजिए, के हिसाब से एक एस्टिमेटेड डेंसिटी बता दीजिए, उस डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे, वो भी इक्वली सर्व करेगी एज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वहां पर जहां नहीं निकाल पा रहे हैं आप, वहां पर आप इस तरीके से निकाल लीजिए। दूसरी चीज कई बार बोले कि ऐसे केसेस में टाइगर वाइगर में भैया थोड़ा खतरा भी है, गिनने गए खा गया तो, ये भी तो है, टाइगर में तो एक ये भी खतरा है ना, टाइगर को गिनने गए, टाइगर की पॉपुलेशन को, लायन की पॉपुलेशन को खा गया तो तब क्या होगा? तब सर काम तमाम हो जाएगा। तब क्या होगा सर? तब वहां टाइगर सेंसस में कैसे गिनती होगी? वहां पर फीकल पैलेट से होती है, पग मार्क से गिनती करते हैं। जरूरी नहीं पॉपुलेशन को देखा जाए। बहरहाल इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि टेक्निकली पॉपुलेशन साइज को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। हमने कहा द मोस्ट एप्रोप्रिएट measure to calculate population density is counting। हम गिन सकते हैं, is counting। उसके बाद फिर एनसीईआरटी बोलती है but this is not the only method। क्यों? when counting isn't done। ठीक है, when counting isn't done। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक चीज तो क्या है कि हम सबसे अप्रोप्रिएट मेजर आपको बता रहे हैं, सबसे अप्रोप्रिएट मेजर बता रहे हैं कि ठीक है जाइए और नंबर में जाकर के, इन टर्म्स ऑफ नंबर में गिन लीजिए। कैसे गिन सकते हैं? कहते हैं कि यहां तो गिन लेंगे लेस देन 10 इन नंबर। कौन? साइबेरियन क्रेन्स इन भरतपुर वेटलैंड। हर साल भरतपुर वेटलैंड में 10 से कम नंबर में साइबेरियन क्रेन्स आ रही हैं, गिन लेंगे। पर isn't done in case of millions of chlamydomonas in
बताइए इन पॉन्ड। ठीक है, यहां पर तो गिना जा सकता है कि ठीक है लेस देन 10 इन नंबर साइबेरियन क्रेन से हम गिन लेंगे करके। यहां पर मैं बताया कि पॉपुलेशन को एन में नापते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड क्या है? काउंटिंग। आप गिन लीजिए जाकर के, सबसे एप्रोप्रिएट है। बट दिस इज नॉट दी ओनली मेथड, ये केवल अकेला मेथड नहीं। अभी आगे और मेथड बताएंगे कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, लेकिन काउंटिंग अकेला मेथड नहीं है। क्यों? व्हेन इट इजंट बी डन। कैसे? यहां तो आप गिन लेंगे, लेकिन जब यहां मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनाज हैं तो हम गिनती नहीं कर पाएंगे। जब मिलियंस हैं ऑफ क्लेमाइडोमोनाज हैं तब हम गिनती नहीं कर पाएंगे। आ रहा है कमेंट सेक्शन बताइए, समझ में आ रहा है? सेशन ठीक लग रहा है? लाइक कर दीजिए। सेशन ठीक लग रहा है तो लाइक करिए, बताइए समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। साइबेरियन क्रेन्स इन भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर, जानकी राजपूत दी एनसीईआरटी की लाइन लिख रही है, देखिए। जी सर, जी सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर तो गिनती हम कर लेंगे, काउंटिंग कर लीजिए, गिनती आ जाएगी। यहां पर नहीं कर पाएंगे, तभी बोलता है, एक लाइन और एनसीईआरटी कहती है कि इन सम केसेस population density is either meaningless or difficult to determine। ठीक है, कुछ केसेस में ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, या तो ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है, मीनिंगलेस है, या फिर आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। सर एग्जांपल एक दीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एनसीईआरटी की एग्जांपल तुरंत देती है, कहती है एक एरिया है, यहां पर 200 कैरेट ग्रासेस हैं, यहां पर 200 कैरेट ग्रासेस हैं, 200 कैरेट ग्रासेस हैं। कौन? पार्थिनियम। पार्थिनियम हिस्टोरोफस। ठीक है, और क्या है? एक बैनियन ट्री है, 200 कैरेट ग्रासेस हैं, एक बैनियन ट्री है। अब यहां पर अगर हम काउंटिंग करेंगे तो बैनियन ट्री एज कंपेयर टू पार्थिनियम इज लेस इन नंबर। एक बैनियन का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है, फाइकस बेंगालेंसिस। पार्थिनियम है 200 कैरेट ग्रासेस। कोई एक एरिया लेकर के आया हूं, उस एरिया में एक बड़ा विशाल बैनियन का ट्री है, ह्यूज लार्ज कैनोपीज वाला। एक बैनियन का केवल ट्री है, फाइकस बेंगालेंसिस। 200 कैरेट ग्रासेस हैं, पार्थिनियम की 200 कैरेट ग्रासेस हैं। अब आप बताइए कि क्या 200 कैरेट ग्रासेस की वजह से यहां का पॉपुलेशन डिटरमाइन होगा? 200 देखिए दे रहे हैं ये आंसर। रो रिलेटिव मासेस, सभी लोग एक्टिव हैं, अच्छा लग रहा है, सभी लोग एक्टिव हैं। यहां क्या 200 कैरेट ग्रासेस हैं, पार्थिनियम की 200 कैरेट ग्रासेस हैं, एक बैनियन ट्री है केवल। लेकिन इस पॉपुलेशन को डिसाइड बैनियन ट्री करेगा, 200 कैरेट ग्रासेस नहीं करेंगी। हमने कहा कि बैनियन ट्रीज are compared to less as compared to Parthenium in number. Banyan tree as compared to Parthenium is less in number but have a huge ecological role. एकदम साफ एनसीईआरटी की लाइन यहां लिख रहा हूं कि बैनियन ट्री कंपैरिजन टू पार्थिनियम लेस इन नंबर के कंपैरिजन में कम है, बट ह्यूज इकोलॉजिकल रोल है। ह्यूज इकोलॉजिकल क्यों? बिकॉज हियर बायोमास इज मोर मीनिंगफुल। समझ रहे हैं? हियर बायोमास इज मोर मीनिंगफुल। समझिए,
एक एरिया है। सर अभी तक आप हमको बता रहे थे कि हम यहाँ गिन लेंगे, इन सम केसेस मैंने बोला कि आप गिन करके जो है बता देंगे, काउंटिंग कर लीजिए, लेकिन हर बार में काउंटिंग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? इन सम केसेस उसमें जहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, एरिया एक दे दी गई, उस एरिया में 200 कैरेट के ग्रासेस थे, केवल एक बैनियन ट्री था, लेकिन यहां पर बाजी किसकी होगी? बाजी कौन मार गया पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने में? बैनियन का ट्री मार गया। इसके अराउंड पॉपुलेशन वहां पर घूमेगी। क्यों? बायोमास इसका बहुत ज्यादा है। बायोमास यानी ड्राइड वेट, ड्राइड वेट जो निकलेगा ग्रास के कंपैरिजन में, बायोमास इसका जो है बैनियन ट्री का बहुत ज्यादा हो जाएगा। बायोमास क्या इसका? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ह्यूज इकोलॉजिकल रोल, बायोमास मोर मीनिंगफुल, निकिता गुप्ता जी कह रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक ऐसी एरिया आपको मिली जहां 200 कैरेट ग्रासेस थे, एक बैनियन ट्री थे। सर यहां काउंटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं, यहां पॉपुलेशन डेंसिटी कोई मतलब ही नहीं, एक बैनियन ट्री के बायोमास के बेसिस पर सिर्फ, क्योंकि बायोमास इसका इतना ज्यादा यहां मीनिंगफुल हो जाएगा, ह्यूज रोल डिसाइड कर देगा इकोलॉजी पूरी। वही पॉपुलेशन कैसी होगी, कैरेट ग्रासेस से कोई मतलब। इसीलिए काउंटिंग हर बार जरूरी नहीं है। कहा जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, किसके द्वारा कहा जाता है? किसके द्वारा कहा जाता है? एनसीईआरटी के द्वारा, कि व्हेन पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इजंट डन, वाई? यहां वाई? बिकॉज पहला टाइम कंज्यूमिंग, दूसरा डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, दैट इज काउंटिंग नॉट पॉसिबल। Many ecologists here suggests to go for relative density, which will सर्व इक्वली। जहां पर काउंटिंग नहीं कर सकते, क्यों? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा काउंटिंग हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। कई इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप रिलेटिव डेंसिटी निकालिए। सर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? मैंने बताया कि नंबर ऑफ फिश caught per trap, number of fish caught per trap is a better way to determine the population density of a pond। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी का एक एग्जाम्पल यहां आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं हर बार डेंसिटी गिन करके आए। आप जो है एक जाल मछली का जो है पकड़ने के लिए, एक मछली का जाल पकड़ने के लिए, मछली का जाल आपने पॉन्ड में फेंक दिया, ऐसे पॉन्ड में ऐसे जाल फेंक दिया हमने। अब उस जाल को हम निकाल करके लाएंगे, अलग अलग मछली को चुनेंगे, और उस एक ट्रैप में बोलता नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज बेटर वे टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी। उससे भी आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेंगे, कि उससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जा सकती है। इसीलिए इसको कौन सी पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहे हैं इकोलॉजिस्ट? इसको कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव। समझ में आ रहा है? व्हेन काउंटिंग नॉट पॉसिबल देन रिलेटिव डेंसिटी। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में लिखा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है,
ठीक है। एक चीज कहा गया, एक और लाइन आती है कि वी आर मोस्ट obliged to measure the size of population without actually seeing them or counting them. यहीं पर एनसीईआरटी एक और लाइन लिखती है कि वी आर मोस्ट ऑब्लाइज टू मेजर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन विदाउट एक्चुअली सीइंग देम, और बिना देखे और बिना गिने। क्यों? टाइगर का सेंसस हो रहा है, मैंने बताया आप टाइगर देखने गए, अब जिस जो गिनने गया तो उसी खा गया टाइगर है। टाइगर का सेंसस, इसका एग्जांपल सर दे दीजिए कि बिना देखे बिना गिने कैसे करेंगे। द टाइगर सेंसस इन tiger reserves are measured on the basis of fecal pellets or pug marks. फीकल पैलेट्स और पग मार्क्स, ठीक है। वी आर मोस्ट ऑब्लाइज्ड, एक एनसीईआरटी आंसर लिखती है कि बिना देखे, वी आर मोस्ट ऑब्लाइज्ड टू मेजर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बिना देखे और बिना गिने। कहां पर ऐसा होता है? टाइगर सेंसस में। टाइगर सेंसस, जब टाइगर के रिजर्व्स में टाइगर के सेंसस होते हैं, वहां पर फीकल पैलेट्स के जो उनके डिस्पोज हैं, फीकल पैलेट्स और पग मार्क्स के बेसिस पर क्या करते हैं? वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बताते हैं। आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? पग मार्क्स एंड फीकल मैटर आ रहा है? सेशन को लाइक कर दीजिए, जो लोग नए जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर होती चीजें? थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हैं आज की? पहली चीज मैंने क्या बताई कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, हम कल की कहानी पढ़ करके आए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन क्या होती है, कौन से तरीके के उनके पास एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होगा तो ही पॉपुलेशन नाप पाएंगे। बिना वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया के आप किसी पॉपुलेशन को नाप नहीं पाएंगे। उसके बाद पॉपुलेशन की डेफिनेशन के बाद हमने बताया कि रेयरली आइसोलेटेड रहेगी, मेजॉरिटी ग्रुप में रहेगी, जिसको पॉपुलेशन कहते हैं। पोटेंशियली इंटरब्रीड आएगा। ऑर्गेनिज्म के पास मैंने बताया कि कोई एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के पास एट्रीब्यूट होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड और पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर जो है हमने वो सारे एट्रीब्यूट्स को पढ़ा। पॉपुलेशन की डेंसिटी, आपको मैं बताया कि पॉपुलेशन की डेंसिटी काउंटिंग कैसे करते हैं, और काउंटिंग ही हर मेथड नहीं है, अलग अलग मेथड से पॉपुलेशन की डेंसिटी को हम निकाल करके लाए हैं। यहां पर एक एट्रीब्यूट, 3 एट्रीब्यूट तो हम पढ़ लिए, एक पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ लिए, एक बर्थ रेट पढ़ लिए और एक डेथ रेट पढ़ लिए। 2 एट्रीब्यूट और बचते हैं, एक अपना बचता है सेक्स रेशियो और एक बचता है, ये चौथा था और ये 5वां है, एज पिरामिड। एज पिरामिड। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ % ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक सेक्स रेशियो हो गया। सेक्स रेशियो क्या होता है? मेल अपॉन फीमेल का जो परसेंटेज आता है उसको सेक्स रेशियो कहते हैं। एक एज पिरामिड एनसीईआरटी बना करके बताती है कि व्हेन डिफरेंट एज ग्रुप्स आर plotted for population
population, then it is called age pyramid. क्या बोलती है? डिफरेंट एज ग्रुप्स में तीन की चर्चा करती है. एक प्री रिप्रोडक्टिव, एक रिप्रोडक्टिव और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव. एनसीईआरटी जब एज पिरामिड की बात करती है, हम पढ़ क्या रहे हैं? पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. पहला हमने पढ़ा बर्थ रेट, दूसरा हमने पढ़ा डेथ रेट, फिर सेक्स रेशियो मैंने यहां पर बताया, पॉपुलेशन डेंसिटी हम पढ़ करके आ गए. एक आता है एज पिरामिड. तीन एज पिरामिड एनसीईआरटी में बनाए हैं. तीन जो है एज पिरामिड एनसीईआरटी में बनाए गए हैं. पहला कौन सा बनाया गया है? एक स्टेबल का है, एक डिक्लाइनिंग है और एक एक्सपेंडिंग है. तीन पॉपुलेशन एज पिरामिड जो है बनाए गए हैं. एज पिरामिड क्या होता है मैं बताया आपको कि जब डिफरेंट एज ग्रुप के, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन डिफरेंट एज ग्रुप? तीन डिफरेंट एज ग्रुप बताया है. एक प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन के आधार पर डिवीजन यहां पर किया गया है एज के ग्रुप्स में. एक वो 0 से 15, अगर हम इसकी एज ले लें, यहां एज कौन सी ले लें? 0 से 15. ये क्या? प्री रिप्रोडक्टिव, यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है. इसके बाद हम यहां पर 15 से 50, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव, यहां पर रिप्रोडक्शन होगा. और इसके बाद जो है, इसके बाद वाली 50, मोर देन 50 क्या है? ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे फर्दर. तीन एज ग्रुप बोलते हैं कि व्हेन डिफरेंट एज ग्रुप्स, तीन एनसीईआरटी में आपके एज ग्रुप्स दिए हुए हैं, आर प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन, देन इट इज कॉल्ड एज पिरामिड. समझ में आ रहा है? तीन एज पिरामिड एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. पहला दिया हुआ है एक्सपैंडिंग, दूसरा दिया हुआ है डिक्लाइनिंग, और एक दिया हुआ है स्टेबल. क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ऐसा है. ट्रायंगुलर शेप का कुछ बन रहा है पिरामिड. तो ये क्या है? एक्सपैंडिंग है. ये क्या है? एक्सपैंडिंग. प्री वाले जहां पर, प्री रिप्रोडक्टिव जहां पर ज़्यादा हैं, प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है किससे? रिप्रोडक्टिव से. और रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है किससे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव से. ये कौन सा पिरामिड एनसीईआरटी बनाती है? एक्सपैंडिंग. ये कौन सा पिरामिड एनसीईआरटी बनाती है? एक्सपैंडिंग. ये कहां पर देखने को मिलेगा? सीइंग इन पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज. जो पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज होंगी उनका कुछ इस तरीके का अपने को ग्राफ, जो उनका एज पिरामिड है, देखने को मिलता है. एक डिक्लाइनिंग होता है. डिक्लाइनिंग क्या है? बताइए. डिक्लाइनिंग बताइए. जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव वाला कम है, रिप्रोडक्टिव वाला उससे कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला, बताइए. डिक्लाइनिंग बताइए. यहां कैसा ग्राफ बन रहा है? अनशेप्ड. ये यहां कैसा बन रहा है? अनशेप्ड बन रहा है. यहां कैसा बन रहा है? अनशेप्ड बन रहा है. रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हैं, पोस्ट वाले कम हैं, प्री वाले कम हैं. प्री वाले क्या हैं? ये अपना प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, और ये क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव. कैसा? एक अर्न जैसा बनता है. ये कैसा? अर्न जैसा इसका शेप होगा. एक होता है स्टेबल. स्टेबल वाले केस में क्या होता है? एनसीईआरटी में जो फोटो दी है स्टेबल वाले में, ये स्टेबल,
ये क्या है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स जो हैं वो लगभग सेम इन नंबर है। वहां क्या है, स्टेबल आता है। ये कैसा आएगा, स्टेबल आएगा, जहां पर ये रिप्रोडक्टिव हो, प्री रिप्रोडक्टिव हो गया, ये रिप्रोडक्टिव हो गया, फिर ये जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव आ जाएगा। ये पोस्ट हो गया, ये दोनों रिप्रो वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हैं, और ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव। इसका कैसा ग्राफ है, स्पिंडल शेप। इसका कैसा शेप है, स्पिंडल शेप। बताइए बताइए बताइए, समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा था आपसे, जो पांचवा एज पिरामिड है कि व्हेन डिफरेंट एज ग्रुप्स आर प्लॉटेड, प्री रिप्रोडक्टिव, reproductive, post reproductive, when different age groups are plotted for population, then it is called age pyramid. एनसीईआरटी में 3 एज पिरामिड दिए, एक एक्सपैंडिंग दिया है, एक डिक्लाइनिंग दिया है, एक स्टेबल दिया है। तीनों की फोटो मैंने यहां पर आपको दिखा दी। ये तीनों है, ये देखिए एक्सपैंडिंग है, ये स्टेबल है, और ये क्या है, डिक्लाइनिंग है। इन तीनों के शेप बता दिए गए। शेप से सवाल बनते हैं, एक स्पिंडल शेप होता है, एक अनशेप्ड होता है, और एक क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है। एक पिरामिडल शेप होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यहां तक क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, यहां तक क्लियर है? हाँ, पिरामिडल या उसको ट्रायंगुलर शेप भी कह सकते हैं। पिरामिड भी तो ऐसा ही होता है ना, ऐसे पिरामिड बनता है, ट्रायंगुलर शेप कह सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक चीज आती है पॉपुलेशन ग्रोथ, एक चीज आती है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन स्टेबल रहे ऐसा तो नहीं होगा, स्टैटिक फंक्शन रहे ऐसा तो नहीं होगा। क्या बोलती है एनसीईआरटी? बोलती है साइज ऑफ पॉपुलेशन, size of population is not static, is not static, that is it changes depending upon, साइज जो है पॉपुलेशन की वो स्टैटिक नहीं है, बदलती रहेगी 3 चीजों की वजह से। पहली चीज कौन सी है? फूड अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी। पहली चीज कौन सी है? फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड खाने में किसी भी तरह की कमी करेंगे भैया, पॉपुलेशन छोड़ के चले जाएंगे। समझ रहे हैं? पॉपुलेशन को साइज एक स्टैटिक फंक्शन तो है नहीं, पॉपुलेशन का स्टैटिक फंक्शन बनकर के रहेगा नहीं, चेंज करेगा, चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन, पहला क्या है? फूड अवेलेबिलिटी। दूसरा क्या है? प्रीडेशन, प्रीडेशन प्रेशर। दूसरा क्या है? प्रीडेशन प्रेशर। और तीसरा क्या है? एडवर्स वेदर, एडवर्स। पॉपुलेशन की साइज स्टैटिक फंक्शन नहीं है, पॉपुलेशन की साइज स्टैटिक नहीं है, वो बदलेगी। कैसे कैसे बदलेगी? अगर खाने में कोई कमी हो जाएगी, रिसोर्सेज में कोई कमी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या तो कई लोग छोड़ के चले जाएंगे। अगर प्रीडेशन प्रेशर आ जाएगा, कोई शिकार करने वाला उनका आ जाएगा, बदल जाएगा। वेदर आप खराब कर दिए, बदल जाएगा। सेफ्टी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सर्वाइवल करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। इन 3 चीज़ों में कुछ भी चेंज हुआ, पॉपुलेशन की साइज बदल जाएगी। इन 3 चीज़ों में कुछ भी चेंज हुआ, पॉपुलेशन की साइज बदल जाएगी। पॉपुलेशन की साइज क्या हो जाएगी? इन 3 चीज़ों में, यानी फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर और एडवर्स वेदर, इन 3 चीज़ों में आप चेंज करिए, पॉपुलेशन की साइज खट से चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन की साइज बदल जाएगी। इसीलिए कहती है एनसीईआरटी स्टैटिक नहीं है, यानी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को हमको पढ़ना पड़ेगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ को पढ़ना पड़ेगा। द साइज ऑफ पॉपुलेशन fluctuates
बिकॉज ऑफ जो पॉपुलेशन की साइज है 4 फैक्टर के वजह से, कितने? 4 फैक्टर के वजह से, 4 फैक्टर के वजह से फ्लक्चुएट करेगी। पहला क्या है? नेटेलिटी, नेटेलिटी। दूसरा क्या है? इमिग्रेशन। दूसरा क्या है? इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तीसरा क्या है? माइग्रेशन, माइग्रेशन। माइग्रेशन है क्या? नहीं, क्या है? मॉर्टेलिटी। और पांचवा क्या है? चौथा क्या है? ई माइग्रेशन। चौथा क्या है? ई माइग्रेशन। इन 4 चीजों के बेसिस पर, इन 4 चीजों के बेसिस पर, इन 4 चीजों के बेसिस पर पॉपुलेशन की साइज क्या करेगी? फ्लक्चुएट करेगी। पॉपुलेशन की साइज क्या करेगी? फ्लक्चुएट करेगी इन 4 के बेसिस पर। ये क्या है? बर्थ रेट है, ये क्या है? नंबर ऑफ बर्थ है, ये नंबर ऑफ डेथ है, ये कहीं और हैबिटाट से आ गए हैं और ये कहीं और हैबिटाट छोड़ करके जा चुके हैं। इन 4 चीजों में आप फर्क कर देंगे, इन 4 चीजों में कोई चेंज हो जाएगा, पॉपुलेशन की साइज क्या कर जाएगी? फ्लक्चुएट कर जाएगी। पॉपुलेशन की साइज क्या कर जाएगी? फ्लक्चुएट कर जाएगी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज नेटेलिटी। यहां पर एक चीज और समझेंगे, एक चीज और समझेंगे कि नेटेलिटी और इमाइग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन की डेंसिटी को, पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। इनमें चेंज होने पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इनमें चेंज होने पर, इनमें चेंज होने पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। इनमें चेंज होने पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या करेगी? घटेगी। इनमें चेंज होने पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। नेटेलिटी यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने नए पैदा हुए हैं, इमाइग्रेशन किसी और हैबिटाट से कोई इंडिविजुअल आया है। पहले तो इनके सबके डेफिनेशंस मैं अभी लिखूंगा, पर फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा समझिए। नेटेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ अंडर द ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम दैट आर एडेड टू इनिशियल पॉपुलेशन। जितनी नए बर्थ हुई है, नेटेलिटी जितनी नई बर्थ हुई है जो कि इनिशियल पॉपुलेशन में ऐड की गई है, वो नेटेलिटी है। इमाइग्रेशन क्या है? पहले हैबिटाट में नहीं रहते थे, कहीं एल्सवेयर से आए हैं। कहां पर? हैबिटाट में। एल्सवेयर से आए हैं कहां पर? हैबिटाट में, लेकिन सेम स्पीशीज के हैं। कैसे हैं? सेम स्पीशीज के हैं, सेम स्पीशीज के हैं, सेम स्पीशीज के हैं। वो क्या है? इमिग्रेशन। ऑर्गेनिज्म मर्ज गया। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? मर गया। मॉर्टेलिटी, ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन। और इमाइग्रेशन, पहले इसी हैबिटाट में रहते थे, पहले इसी हैबिटाट में रहते थे, अब छोड़ के कहीं और हैबिटाट चले गए हैं। ठीक है, ये 2 चीजें पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाएंगी, नेटेलिटी, इमिग्रेशन। और पॉपुलेशन की डेंसिटी को ये 2 चीजें मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन क्या करेंगी? घटाएंगी। मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन क्या करेंगी? घटाएंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। इधर लिखता है नेटेलिटी, इधर लिखता है नेटेलिटी, कहता है इस तरीके का, फिर एरो बनाता है। ठीक है, प्लस इधर बनाता है मॉर्टेलिटी। क्या बनाता है? मॉर्टेलिटी। ठीक है, ये माइनस। इधर लिखता है इमिग्रेशन। क्या लिखता है? इमिग्रेशन। ये क्या? प्लस। यहां से एक और एरो बनता है, यहां से एक और एरो बनता है, यहां से एक और एरो बनता है, ई माइग्रेशन। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। एनसीईआरटी में ऐसा फ्लो चार्ट में बनाया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में से मॉर्टेलिटी हो गई तो ये कम हो जाएगा, माइनस। इमिग्रेशन हुआ यानी अदर हैबिटाट से लोग आए, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी। इमिग्रेशन हो जाएगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी घटेगी। और मॉर्टेलिटी, नेटेलिटी होगी, ये क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगी। यही एक फॉर्मूला बनाती है एनसीईआरटी, कहती है NT+1
इज इक्वल्स टू एन टी बी प्लस आई माइनस डी प्लस, बोलिए आ रहा है, बोलिए आ रहा है। ये एक यही फॉर्मूला एनसीईआरटी डिराइव की है, किसका? पॉपुलेशन डेंसिटी का। लोग रटते हैं इसको बैठ के, इस फॉर्मूले को बैठ के रटते हैं। मैं यहां आपको ये बताया हूं ना, ये फ्लो चार्ट एनसीईआरटी का। इसके बाद एक फॉर्मूला एनसीईआरटी डिराइव कराती है, एन टी प्लस वन एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस सी। रटते हैं लोग, इसे सवाल लगाना, इससे थोड़ा रटना है इसको। इसमें क्या है? ये बर्थ रेट है, ये इमिग्रेशन है, ये क्या है? डेथ रेट है, ये क्या है? ई माइग्रेशन है, ये क्या है? टाइम टी पे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। और एन टी प्लस वन क्या है? टी प्लस वन टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी। रटना नहीं है इसको, इस फॉर्मूले को रटना उटना नहीं है भैया। ये पॉपुलेशन की डेंसिटी थी, ये कोई फलाना पॉपुलेशन हमारी थी, उसकी साइज एनटी थी। ये क्या है? इसको अच्छे से थोड़ा और लिख देता हूँ। ये क्या है? एनटी है, एनटी है, मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी टी टाइम पर। अब कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही, कैलकुलेट करना है। जब कैलकुलेट करेंगे या तो 1 सेकंड बाद कैलकुलेट करेंगे, 1 सेकंड पहले कैलकुलेट करेंगे, या कुछ टाइम बाद कैलकुलेट करेंगे, या कुछ टाइम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हम प्लस वन एन टी प्लस वन टाइम बाद क्या होगी पॉपुलेशन? तो एक तो एन टी यानी कि टाइम टी पर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी थी, प्लस उसमें प्लस करेंगे बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, माइनस करेंगे डेथ प्लस इमाइग्रेशन, क्योंकि डेथ हो गई, मर गए लोग, पॉपुलेशन से निकले हैं, इमाइग्रेट कर गए, बाहर चले गए, पॉपुलेशन से निकले हैं, तो और बर्थ रेट हुई है, पॉपुलेशन में आए, इमिग्रेशन हुआ, पॉपुलेशन में आए। इन दोनों का सम जो आने वाले हैं, इन दोनों का सम जो जाने वाले हैं, इन दोनों को माइनस किया, पॉपुलेशन की डेंसिटी जो पहले थी एन टी टी टाइम पर, उसमें जोड़ा टी टाइम वन पर, प्लस वन पर आ जाएगी। बोलिए, प्लस वन पर आ जाएगी। बताइए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहां आता है नेटेलिटी, नंबर ऑफ बर्थ्स in a given period of time that are added to initial population। बोलिए, बोलिए, नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट आर एडेड टू इनिशियल पॉपुलेशन। जो बर्थ हुई किसी गिवन पीरियड में, उसको किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उस बर्थ को, नए नौ बर्थ को हम इनिशियल पॉपुलेशन में, जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें क्या कर दें? ऐड कर दें। यही है नेटिलिटी, यही है नेटिलिटी। दूसरा क्या है? मॉर्टेलिटी। ये क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स। आ रहा है इन पॉपुलेशन? ठीक है, ठीक है, बर्थ आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉर्टेलिटी की बात करते हैं। नंबर ऑफ डेथ in a given period of time, number of birth
in a given period of time added to initial population, कितने नंबर ऑफ बर्थ हुई किसी गिवन पीरियड में। बार बार बोलने का मतलब क्यों, बार बार मैं इन चीज़ों को क्यों बोल रहा हूँ, आपको हाथों हाथ एनसीईआरटी याद जाए। ये लाइनें हैं एनसीईआरटी की जो यहाँ नोट्स के फॉर्म में हैं, ये आपको याद हो जाए, आपकी एनसीईआरटी सॉलिड हो जाएगी। तभी रीडिंग करिए इस नोट्स की, दो रीडिंग इस नोट्स की कर ली आपने, 2-3 रीडिंग उसके बाद एनसीईआरटी की कर ली। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो ना बने, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। ये सारे सवाल आपके हो जाएंगे सिर्फ इनकी 2 रीडिंग, इन नोट्स की 2 रीडिंग और इसके बाद 3 रीडिंग एनसीईआरटी की। 3, 2, 5 कर लीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं, खेल खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ गिवन पीरियड दैट आर एडेड टू इनिशियल पॉपुलेशन इज कॉल्ड नेटेलिटी। डेफिनेशन है, बार बार बोलूंगा आपको याद हो जाएगी। नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। बार बार बोलने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगी। ये एनसीईआरटी की लाइनें याद हो जाएंगी, बिना एनसीईआरटी के काम नहीं होगा। आज के समय में बिना एनसीईआरटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम नहीं। ये आप खुद जानते हैं जब सवाल लगाते हैं कि एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप खुद जानते हैं जब आप क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, एक चीज इसके बाद आती है इमिग्रेशन। Number of individuals of same species that are come into the habitat elsewhere under the given टाइम पीरियड ऑफ कंसीडरेशन। ये एक और डेफिनेशन एनसीईआरटी की, एक और डेफिनेशन एनसीईआरटी की, किसकी, इमिग्रेशन की। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे हैं, सेम स्पीशी के। आप आलू को आलू के साथ गिनेंगे, आम को आम के साथ गिनेंगे, आलू आम एक साथ नहीं गिनाएगा। नंबर सेम स्पीशीज के होने चाहिए, आलू आम एक साथ में, ठीक है, आलू आम साथ में नहीं गिनेंगे। सेम स्पीशीज के दैट कम इनटू हैबिटाट एल्सवेयर अंडर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 3 बजे वाली क्लास है, बस खत्म करेंगे इसको, जल्दी रैप अप करेंगे, फिर उसमें जाइएगा, उसके बाद जो है वो लगेगी उसमें चले जाइएगा। 3:15 से है वो, बस तब तक ये अपनी खत्म हो जाएगी, मैं भी इसको खत्म कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, एक डेफिनेशन आपकी इमाइग्रेशन, एक डेफिनेशन आपकी इमाइग्रेशन, ये क्या है, नंबर ऑफ individuals that left the population and gone elsewhere under the time period of consideration, under the time period of consideration। इमिग्रेशन में मैंने बताया कि सेम स्पीशीज के जो कि हैबिटाट में आए हैं एल्सवेयर से, हैबिटाट में आए हैं एल्सवेयर से अंडर द गिवन पीरियड ऑफ कंसीडरेशन। और इमाइग्रेशन क्या है, जो लेफ्ट कर गए पॉपुलेशन को, कहीं और चले गए अंडर द टाइम पीरियड ऑफ कंसीडरेशन। एक चीज तो अच्छी है, अब यहां पर एक चीज सीखें कि इमिग्रेशन जो होता है ये सबसे ज्यादा when a new colony is colonized, कोई एक नई कॉलोनी बनी है, उस नई कॉलोनी में जो इमिग्रेशन वाले हैं ये बड़ा रोल प्ले करेंगे। आई वाले बी के तुलना में आई वाले ज़्यादा करेंगे। अब वहाँ पर बर्थ गिनने नहीं बैठेंगे आप, जो आए हैं बाहर से कई ज़्यादा, वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को इफेक्ट करेंगे। कोई नई कॉलोनाइज हो रही है कम्युनिटी, कोई नई पॉपुलेशन बन रही है, वहाँ पर ज़्यादा रोल बी के तुलना में किसका रहेगा, आई डोमिनेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई डोमिनेट करेगा। बोलिए समझ में आ रहा है। ये इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन ये दोनों अंडर सर्टेन कंडीशन में ही वर्क करते हैं, अंडर
सर्टेन कंडीशन में ही वर्क करते हैं, नहीं तो बर्थ रेट डेथ रेट चलेगा, मॉर्टेलिटी नेटेलिटी से चलेगा काम। लेकिन कई केस में, पहला केस कहाँ, जहाँ नई कॉलोनी बन गई, नई पॉपुलेशन आई है, वहां पर कौन, इमाइग्रेशन का रोल हो जाएगा बर्थ रेट के तुलना में। यहां तक बताइए समझ में आया है? यहां तक बताइए क्लास को। अब जो है आज यहीं तक, मैं एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़ता हूं इसके बाद, ठीक है। पॉपुलेशन से, in nature we rarely find isolated single individuals of any species. Majority in nature of them live in groups, is a well defined geographical area, share and compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from asexual reproduction is also generally considered as population for the purpose of ecological studies. All the cormorants in a wetland, rats in abundant dwelling, teak wood trees in a forest tract, bacteria in culture plate, lotus plant in pond are some examples of population. In earlier chapter you have learned that although an individual organism is the one that has to cope up with changed environment, it is the population level that natural selection operates to evolve the desired traits. Population ecology therefore an important area because it links ecology to genetics. A population has certain attributes whereas individual organisms does not. An individual may have birth, death, but population has birth rate and death rate. In a population, these rate refers to per capita birth and death. The rates hence express change in numbers, increase or decrease with respect to members of the population. एक एग्जांपल यहाँ पे फिर आपको लोटस वाला जो मैं बताया वो दिया है. अनदर एट्रीब्यूट पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो बताया है. इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल पॉपुलेशन. और यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, सेक्स रेशियो होगा. 60% क्या है, फीमेल्स के हैं और 40% क्या हैं, मेल्स के हैं. अ पॉपुलेशन एट एनी एज ग्रुप composed of individuals of different ages if age distribution percent individuals of given age group is plotted for population. resulting pyramid structure को age pyramid बोलते हैं. उसके बाद 3 age pyramid बनाया. the size of population tells us lot about status habitat. whatever ecological processes we wish to investigate in population to the outcome of competition with another species. the impact of predator or the effect of pesticide application, we always evaluate them in terms of any change. The population size, the size in nature could be as low as 10 Siberian cranes in Bharatpur wetland, or technically can go millions of chlamydomonas in pond. Technically population density, technically population size, technically called population density, designated as n, need not necessarily to be measured in numbers only, although total number is generally the most appropriate measure of population density. It is in some cases either meaningless or difficult to determine in an area. if there are 200 कैरेट ग्रास वाला एक देखिए आपसे एग्जांपल कह दिया, बायोमास इज मोर मीनिंगफुल. अगेन यहां फिर बोलता है नॉट अडॉप्टेड मेजर इफ द population is huge and counting is impossible, very time consuming. ठीक है. sometimes for certain ecologist investigations there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the population equally well. For instance, the number of fish caught per trap is a good enough measure of its total population. In the lake we mostly obliged to estimate population sizes without actually seeing them. उसके बाद टाइगर सेंसस का एग्जांपल दिया, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात आपसे बताया. यहां तक कि एनसीईआरटी भी हो गई, यहां तक कि एनसीईआरटी भी हो गई. ये एनसीईआरटी भी हाथों हाथ अपन पढ़ते हुए चलेंगे, हाथों हाथ अपन पढ़ते हुए चलेंगे, एक भी चीज इसमें छूटेगी नहीं. उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ बताया. पॉपुलेशन ग्रोथ में आज हम पढ़ करके आए नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन. उसके बाद जो है कल का लेक्चर जो हमारा होगा इकोलॉजी लेक्चर 3, उसमें हम इसके ग्रोथ के मॉडल्स पढ़ेंगे. 2 मॉडल हैं, एक एक्सपोनेंशियल है, एक लॉजिस्टिकल ग्रोथ के 2 मॉडल दिए गए हैं. उसके बाद फिर इंटरैक्शन पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे. इस चैप्टर को खत्म करने के बाद एनसीईआरटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से उसके प्रैक्टिस सेट ले आकर के एक दिन हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करेंगे. एक दिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट किया जाएगा. जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से हैं एनसीईआरटी के, उनको प्रैक्टिस की जाएगी. और अभी भी बोल रहा हूं, इस एक वीडियो के 2 बार देख लीजिए इसको पूरा.
इसको नोट्स बनाइए, उस नोट्स को 2 बार पढ़ लीजिए और 3 बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो, कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर पाएं। ठीक है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर पाएं। बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्वाति जी यस सर, निष्ठा जी यस सर, ठीक है, अनुराधा जी यस सर, थैंक यू सर, विनीता राजपूत जी, मनोज कुमार सरोज पीवीएच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। 2 बजे का ही टाइम है। आज का लेक्चर जल्दी से जो है वाइंड अप कर दिया गया है, देख लिया गया है। कल फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको समरी बना लेंगे और फिर आगे से शुरू करेंगे। इंटरेक्शन बहुत मज़ेदार है और इंटरेक्शन में बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको ये मेरी जो एक कोशिश है, जो हमारी इंस्टीट्यूट की एक कोशिश है, वो आपको पसंद आ रही होगी। एनसीईआरटी के जितने भी रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और यही मकसद है एनसीईआरटी आसान करना। एनसीईआरटी पहले से आसान है, उसको और आसान करना। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक यू सभी को, थैंक यू।